ही दुखद खबर आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। तो बहुत दुखद खबर, काफी समय से बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था और आखिरकार ये जो दुखद खबर आई है, प्रणब मुखर्जी जो पूर्व में राष्ट्रपति थे, उनका निधन हो गया है। तो इससे पहले भी उन्होंने देश की राजनीति में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। आखिरकार लड़ते लड़ते जो बीमारी उनको थी, उसके बाद उनका निधन हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आ रही है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। तो काफी समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, उनका इलाज चल रहा था और वक्त वक्त पर उनके सेहत को लेकर जानकारी भी मिल रही थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर यही आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है और उनके ही बेटे ने ट्वीट कर अपने पिता के निधन की जानकारी दी है। तो एक देश का बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा और बतौर राष्ट्रपति भी जिन्होंने काफी कुछ देश को सिखाया, कुछ नई परंपराएं गढ़ी, तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये बड़ी खबर आ रही है। तो कांग्रेस के शासनकाल में वित्त मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी निभाई और कई सारे ऐसे नीतिगत अहम फैसले लिए जिसने देश की दिशा को बदलने का काम किया। और बतौर राष्ट्रपति भी कई बार कुछ ऐसे उन्होंने कदम उठाए जो कांग्रेस की विचारधारा से थोड़े हटकर थे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही कि अब पूर्व राष्ट्रपति और देश के एक बहुत बड़े राजनेता प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली है। तो काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार उन्हें बचाया नहीं जा सका और ये जानकारी खुद उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर दी है। तो 2012 से लेकर 2017 तक राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने देश की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन क्योंकि काफी समय से बीमार चल रहे थे, दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वहां उन्होंने आखिरी सांस ली है और 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी हम सबको छोड़कर चले गए हैं। और इस दुखद खबर को उनके बेटे ने ट्वीट करके शेयर किया है, सबसे साझा किया है। तो सेना के आर अस्पताल में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली है। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की और दुखद खबर है। अगर हम साल 2020 की बात करें तो बहुत से ऐसी बड़ी शख्सियत हैं, बहुत सी ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जिन्हें हमने खोया है, किसी को कोरोना की वजह से, किसी को अलग अलग बीमारियों की वजह से। और अब एक और बड़ा झटका कहें, बड़ा नुकसान कहें, वो देश को हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है और उनके बेटे ने ही इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। तो बीमार थे और काफी समय से इलाज चल रहा था उनका, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे, लेकिन उससे पहले अगर उनके राजनीतिक जीवन को देखें तो कई सारे बड़े बदलाव उन्होंने किए। केंद्र में मंत्री रहते हुए देश की जिम्मेदारी को संभाला। एक राजनेता के तौर पर भी वो अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए लगातार काम करते रहे। और जब राष्ट्रपति की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली तो उस वक्त भी उनकी एक अलग ही छाप थी, एक अलग तरीका था उनका। और यही वजह थी कि जब प्रणब मुखर्जी संघ के कार्यक्रम में गए थे तो उस वक्त भी बहुत सारे सवाल भी उठे, बहुत सारे बातें भी हुई। लेकिन प्रणब मुखर्जी को उनकी एक सोच के लिए, उनकी एक समझ के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जिन्होंने देश को बतौर मंत्री बहुत सारे बड़े नीतिगत फैसलों की राह पर आगे बढ़ाया। तो बतौर राष्ट्रपति भी देश के लिए कई नए आयाम उन्होंने गढ़े हैं। लेकिन इस वक्त की दुखद खबर यही कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो दिल्ली के आर्मी अस्पताल में काफी समय से वो इलाज करा रहे थे और बीमारियों से वो परेशान थे, गंभीर बीमारी थी, लेकिन डॉक्टर भी हार मान गए और आखिरकार उनका निधन हो गया है। तो बीच बीच में उनकी सेहत को लेकर जानकारियां मिल रही थी, तो उतार चढ़ाव चल रहा था उनकी सेहत का, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ही खुद ट्वीट करके अपने पिता के निधन की जानकारी दी है। तो बहुत सारी दिक्कतें शारीरिक तौर पर उनके साथ चल रही थी और उम्र का भी तकाजा था कि शायद बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाए और 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। तो एक बहुत बड़ी हानि, एक बहुत बड़ा नुकसान, एक और बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्तित्व अब हमारे बीच में नहीं रहा। और अजय झा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं।
तो अजय, 2020 की एक और बड़ी दुखद खबर जो इस वक्त मिल रही है। बेशक बहुत दुखद खबर, क्योंकि राजनीति से एक ऐसे व्यक्ति का चले जाना जो जीता जागता इतिहास है मौजूदा राजनीतिक दौर का। वाकई प्रीति, ये बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है सियासी दुनिया के लिए, राजनीतिक जगत के लिए, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को जाना जाता है जो सिर्फ बेशक कभी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लेकिन हर पार्टी के हर नेता से उनका संबंध बेहतरीन था। एक ऐसे नेता जब भी किसी पद पर रहे तो उसने बेहतरीन काम किया, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर हो और बाद में प्रेसिडेंट के तौर पर हो। और ऐसी स्वीकृति अक्रॉस द पार्टी किसी और नेता में नहीं देखी गई, और ऐसी जहनियत और एक साथ उनके व्यक्तित्व के कई पहलू ऐसे हैं जिनको हमेशा याद किया जाएगा। एक तरफ वो कंजर्वेटिव माने जाते थे कि सोच समझ कर कदम उठाना, जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना, और दूसरी तरफ उतने ही वो सुधारवादी भी थे, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए जो उन्होंने सुधार के कदम उठाए वो काबिल तारीफ है। तो बिल्कुल अजय, एक पढ़े लिखे, एक विद्वान शख्सियत थे, और ऐसे लोग जब राजनीति में होते हैं तो नई दिशा देते हैं, और वही काम प्रणब मुखर्जी ने भी किया। इस वक्त शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। तो शंकर, आखिरकार लड़ते रहे बीमारी से, लेकिन जंग हार गए जिंदगी की। देखिए, बहुत ही एक दुख की खबर कही जा सकती है। जिस तरह से प्रणब मुखर्जी की अगर बात करें तो 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है, लेकिन 84 साल का जो उनका वक्त रहा है वो काफी, आज भी इतने बुजुर्ग होने के बाद भी उनका काफी, एक कहा जा सकता है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी रही है। जब भी कोई लोग उनके पास आते थे, खासकर पत्रकार, उनको नाम से बुलाते थे, तो ये उनकी एक छवि होती थी। और अगर राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो राजनीतिक गलियारे में भी उनकी छवि ऐसी ही थी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या तृणमूल कांग्रेस हो या कोई क्षेत्रीय पार्टियां हो, उनके बड़े नेताओं को ये नाम से जानते थे, नाम से बुलाते थे, और उनका दरवाजा जो हमेशा उन लोगों के लिए खुला रहता था। और जिस तरह से आज उनका इंतकाल, उनके इंतकाल होने की जानकारी मिली, उसके बाद आर्मी अस्पताल के बाहर अब धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों से जुड़े हुए लोग अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर तमाम जो लोग अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, और इस मामले में उनके परिजन जो हैं, सबसे पहले इस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पर उनके पुत्र अभिषेक बनर्जी जो हैं, उन्होंने इस मामले की जानकारी दिया। और इस मामले पर जिस तरह से अब जानकारी मिल रही है, केंद्र सरकार के कई मंत्री भी अब वहां पे आने वाले हैं, और उसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद थोड़ी देर के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है उनके आवास पे लाया जाएगा। आवास पे लाने के बाद वहां पर जो भी अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंचना चाहेंगे, वो उनके आवास पे आके उनका अंतिम दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद उनका एक राष्ट्रीय शोक जो है बाकायदा, इसकी औपचारिक तौर पे घोषणा की जा सकती है, और इस मामले पे बाकायदा जो उनका एक राष्ट्रीय सम्मान होता है, जिसका उस तरीके से बाकायदा उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो एक तरह से The person you are speaking with has बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। अनुपम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अनुपम, ऐसे कुछ चुनिंदा नेता ही हुए हैं, भले ही आप राजनीतिक तौर पर उनका विरोध कर लीजिए क्योंकि वो मजबूरी भी होती है अलग अलग दलों में रहते हुए, लेकिन बौद्धिक तौर पर आप भी मानते हैं कि ये शख्स वाकई में सम्मान के लायक है, सम्मान के काबिल है, और उनमें से एक प्रणब मुखर्जी भी थे। प्रीति, जाहिर तौर पर इसे बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति के रूप में समझा जाएगा, और क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब अभी थोड़े वक्त पहले सभी लोगों के संज्ञान में ये बात थी कि जब ये खबर आई कि प्रणब मुखर्जी बीमार चल रहे हैं, और अभिजीत मुखर्जी जो उनके बेटे ने तमाम जो अफवाहें फैली थी उनको लेकर भी नाराजगी जताई थी। आपको बताएं कि अगस्त में ही उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसको लेकर के उनको एडमिट कराया गया था जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई। और हम हर किसी को ये पता है कि कांग्रेस पार्टी में जो कद्दावर नेताओं में शुमार रहे, और प्रणब मुखर्जी चाहे जब वित्त मंत्री रहे हो तब उसकी पद की जिम्मेदारी रही हो, जब यह राष्ट्रपति बनाए गए जिम्मेदारी रही हो, उन्हें जो भी टास्क मिला उन्होंने बखी अभी उसको अंजाम दिया। क्योंकि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती एक छोटे से गांव से वो निकले हुए थे, और एक बहुत बड़ी राजनीतिक पारी उन्होंने यहाँ पर खेली। 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है, और ये एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले काफी दिन से वो बीमार चल रहे थे, और लगातार उनके हेल्थ बुलेटिन अस्पताल की तरफ से जारी किए जा रहे थे। और अब से थोड़ी देर पहले उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने बाकायदा एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तो कई दिनों से प्रणब मुखर्जी, आपको बता दें कि बीमार चल रहे थे। बेटे अभिजीत ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। आपको बताएं कि 11 दिसंबर 1935 को स्वतंत्रता सेनानियों कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी के पुत्र के रूप में
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव मिराती में इनका जन्म हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि जब लोगों को पता था कि प्रणब मुखर्जी बीमार चल रहे हैं और लगातार उनके हेल्थ बुलेटिन सामने आ रहे थे, अभिजीत मुखर्जी ने जो ट्वीट किया है उसको हम आपको बता रहे हैं। विद अ हैवी हार्ट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माय फादर श्री प्रणब मुखर्जी हैज जस्ट पास्ड अवे इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर्स ऑफ आरआर हॉस्पिटल एंड प्रेयर्स, दुआज एंड प्रार्थनास फ्रॉम पीपल थ्रू आउट इंडिया। आई थैंक ऑल ऑफ यू। ये अभी 5:46 पर अभिजीत मुखर्जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और इस बात की जानकारी समूचे देशवासियों को दी कि प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं है। 2012 से 2017 का वो पीरियड था जब प्रणब मुखर्जी, आपको बता दें कि राष्ट्रपति रहे। प्रणब मुखर्जी देश के विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त मंत्री के रूप में अलग अलग समय पर सेवा करने की शानदार उपलब्धियों के साथ साथ उनके मैनेजमेंट की जो गुण थे, जो स्किल्स थे, उसकी हर कोई तारीफ करता था। 1969 से 5 बार राज्यसभा के लिए और 2004 और 2009 में 2 बार लोकसभा के लिए वो निर्वाचित हुए और 2012 में वो राष्ट्रपति बने। पार्टी की नीति निर्माण समिति यानी कि कांग्रेस का जो थिंक टैंक माना जाता था, 23 सालों तक प्रणब मुखर्जी ने उसके सदस्य की भूमिका अदा की। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुभवी सानिध्य में रहकर उन्होंने राजनीतिक जीवन में तेजी से प्रगति की और जो तमाम मॉड्यूल्स होते थे, फरवरी 1973 से लेकर के अक्टूबर 1974 तक औद्योगिक विकास, पोत परिवहन उपमंत्री उनको बनाया गया। तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव। 1980 से 1985 के दौरान वो राज्यसभा के नेता रहे। 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और 1993 से 95 तक वाणिज्य मंत्री, 1995 से 1996 तक विदेश मंत्री और 2004 से 2006 तक देश के रक्षा मंत्री और 2006 से 2009 तक एक बार पुनः उन्हें विदेश मंत्री के रूप में कार्य करने का मौका मिला। वहीं 2009 से 2012 तक दोबारा वित्त मंत्री और 2004 से 2012 तक जब उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया तो लोकसभा के नेता बने रहे। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक लंबा राजनीतिक अनुभव, व्यापक राजनीतिक अनुभव उनके पास था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक के गवर्नर के बोर्ड में भी कार्य किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एक प्रखर वक्ता और विद्वान प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं है। उनकी बौद्धिक क्षमता, राजनीतिक कौशल का विपक्षी भी मानते थे लोहा, क्योंकि जिस तरीके से समसामयिक विषय हो या फिर वित्तीय मामले हो, संसदीय प्रक्रिया हो, इन तमाम चीजों का इतना एक व्यापक अनुभव, एक लंबा अनुभव प्रणब मुखर्जी को था कि शायद आने वाली कई पीढ़ियां अब उससे सीख लेंगी और उसको समझने की कोशिश करेंगी। और भारत के जीवंत और यहां पर जानकारी इस वक्त जो आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, शोक जताया है प्रणब मुखर्जी के निधन पर। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वांगू, हमारे नेशनल एडिटर, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, दुख की घड़ी है जाहिर तौर पर पूरे देश के लिए, राजनीतिक जगत में भी शोक की घड़ी है, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? पूरे नेशन के लिए दुख की घड़ी है, पूरे राष्ट्र के लिए दुख की घड़ी है। पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी और अब से कुछ देर पहले ही उनके बेटे ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उनका निधन हो चुका है। हालांकि आपको याद दिला दें कि आज सुबह जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था आरएनआर हॉस्पिटल की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि कल के मुकाबले उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है और उनके लंग में इन्फेक्शन था और वो डीप कोमा में थे, वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके दुख जताया है पूर्व राष्ट्रपति के निधन पे। आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ देर में ही गृह मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उनके लिए 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाएगा और कल से ये ऑब्जर्व किया जाएगा, राष्ट्रध्वज झुकाया जाएगा देश भर में। और आप ये भी याद दिला दें कि बतौर राष्ट्रपति उनका कार्यकाल बहुत कामयाब रहा है। उससे पहले जब वो कांग्रेस के नेता थे तो उस वक्त भी वो काफी कामयाब और ट्रबल शूटर उनको कहा जाता था कांग्रेस के लिए। जो भी कभी कांग्रेस में मुसीबत खड़ी होती थी तो वो ट्रबल शूटर के तौर पर वो कांग्रेस की मुसीबतें हल करते थे। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने कई बड़े काम किए हैं, कहीं उनका कार्यकाल काफी सफल रहा है। और वहीं अगर हम बात करें पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी का जब कार्यकाल शुरू हुआ था 2014 में, उस वक्त प्रणब मुखर्जी ही राष्ट्रपति थे। पीएम मोदी के साथ भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संबंध बहुत मधुर थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन अब फिलहाल इस पूरे घटना को लेकर जो राष्ट्रीय शोक है उसकी घोषणा जल्द
जल्द हो सकती है। गृह मंत्रालय की तरफ से 1 हफ्ते की ये घोषणा होगी। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि कोविड के चलते, पैंडेमिक के चलते किस तरह से उनका जो अंतिम संस्कार होगा, जो लास्ट राइट्स होंगे, वो कैसे होंगे, इसको लेके अभी तक क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि आपको याद दिला दें कि अनलॉक गाइडलाइंस के हिसाब से मात्र 20 लोग ही किसी जनाजे में जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति हैं, भारत रत्न रह चुके हैं, तो जाहिर तौर पर उनके लिए अलग गाइडलाइंस हो सकती हैं, अलग ऑर्डर्स आ सकते हैं गृह मंत्रालय की तरफ से। लेकिन ये अगर हम रूल्स की बात करें, प्रोटोकॉल की बात करें, तो पूर्व राष्ट्रपति के लिए 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। बिल्कुल शैलेंद्र, हम आएंगे आपके पास। इस वक्त बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद अल्वी साहब, बहुत दुख की घड़ी है पार्टी के लिए। आपके कद्दावर पार्टी के नेता रहे, कई बार देश के मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे प्रणब मुखर्जी जी अब हमारे बीच नहीं है। हाँ, बहुत दुख की खबर है और ये खबर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए दुखद नहीं है, पूरे देश के लिए दुखद है। दादा मंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए रहा है, देश के विकास के लिए रहा है। जो भी पोर्टफोलियो उनके पास रहा, जिस मंत्रालय का उन्होंने कार्यभार संभाला, उसे बहुत ही कॉम्पिटेंस के साथ, कैपेबिलिटी के साथ उन्होंने उसको चलाया है। बहुत अफसोस की बात है कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे। ये डर तो बहुत दिन से लग रहा था, जब से दादा एडमिट हुए थे, जो खबरें आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की ये किरण रहती थी कि दादा खुदा हमारी दुआएं सुनेगा और वो ठीक होकर वापस आ जाएंगे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे, देश के लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। एक अजीमुशान शख्सियत थी जो चली गई, बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए, बड़ा बहैसियत पार्लियामेंटेरियन, बड़ी हैसियत थी उनकी। और मेरी तमाम तर संवेदनाएं और सहानुभूति उनके परिवार के साथ। जी राशिद अल्वी जी, बहुत बहुत आपने ब्रीफ किया चीज़ों को, कि बताया कि किस तरीके से उनका राजनीतिक pained at the passing away of the former president Shri Pranab Mukherjee. I had the privilege of long association with him, which stretched over 35 years, and got to know him intimately. तो पवन बंसल को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम जानकारी बता रहे थे। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अजय वत्स और साथ ही साथ प्रीति जुड़ रही हैं। बिल्कुल अनुपम, और इस वक्त जैसी खबर आ रही है, वाकई ये दुखद खबर है, बड़ा नुकसान है। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का चले जाना जो राजनीतिक जगत के लिए, हर पार्टी के लिए, अक्रॉस द पार्टी और पूरे भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान है। क्योंकि ऐसी शख्सियत जिसको हर पार्टी के लोग मानते रहे हों, जो जिस पद पर भी रहा हो, देश के लिए समर्पित होकर काम करता रहा हो। प्रीति, बहुत सारे राजनीति हैं हमारे देश में, हर कोई देश के लिए काम करता है, लेकिन डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की जगह अपनी एक ऐसी रही है जिसको हर पार्टी के नेता मानते रहे। बिल्कुल, बहुत ही चुनिंदा नेता ऐसे रहे हैं अजय। चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, उससे पहले के कुछ नेताओं की बात करें, जो हमने जो नेता देखे, जो सर्वमान्य थे, जिनका सब सम्मान करते थे। ठीक है, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर कोई ये मानता है, जानता है कि जो आदमी यहाँ पर, जो शख्स बैठा विद्वान है, तो उस कैटेगरी में प्रणब मुखर्जी आते थे। और अजय भारत रत्न भी उनको दिया गया। तो बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां जो प्रणब मुखर्जी से जुड़ी, बहुत सारे ऐसे उनकी जिंदगी के अनुभव, चाहे इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, और फिर जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो हर जिम्मेदारी को बहुत ही बखूबी उन्होंने निभाया। और जो भी वो फैसले लेते थे अजय, तो उसमें उनकी दूरदर्शिता आपको हर बार देखने को मिलती थी, और चौंकाते भी थे कई फैसले, लेकिन वो सटीक साबित होते थे। सर्वमान्य छवि का एक ये भी उदाहरण है कि उनको भारत रत्न का दौर तब मिला जब उस पार्टी की सरकार नहीं थी जिसके वो नेता जीवन भर रहे। और ये एक और इसमें बड़ी बात उभर कर आ रही है कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को कोरोना हुआ था, कोविड पॉजिटिव हुए थे। उसके बाद उनके लंग में इन्फेक्शन हुआ, जो कोरोना बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो होता है, निमोनिया होता है। वो बहुत ज़्यादा निमोनिया बढ़ा तो सेप्टिसीमिया में कन्वर्ट हुआ, उससे उनका ब्रेन शॉक में चला गया, कोमा में चले गए थे वो। डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे थे। आरआर हॉस्पिटल, जो हमारे आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में, क्योंकि सेना के सर्वोच्च नेता रहे थे, प्रमुख रहे थे सेना के बतौर राष्ट्रपति, तो उनका आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, आरआर हॉस्पिटल में। और लेकिन उनके ब्रेन का
ऑपरेशन भी किया गया, क्लॉट हो गया था, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो ये भी आप समझिए कि कोविड को अभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर मुखर्जी को नहीं बुलाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम यूपी में हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव जी, दुखद खबर, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे। खबर है, बहुत दुखद खबर है। और जैसे ही समाचार मिला, मुझ जैसा केवल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते, उत्तर प्रदेश के एक नागरिक के नाते मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश शोक में डूब गया है। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा के प्रति पूरे देश में दल से ऊपर उठ करके उनका सम्मान होता था, क्योंकि वह कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता के रूप में, वित्त मंत्री के नाते, विदेश मंत्री के नाते, रक्षा मंत्री के नाते, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नाते, और उनके पूरे जीवन को अगर देखा जाए तो उपलब्धियों से भरा रहा है और देश के विकास में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई दिनों से बीमार थे। अगर आप तो राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं, खुद राजनेता हैं, किसी एक सबसे बड़ी खासियत को अब याद करेंगे डॉक्टर मुखर्जी के, तो वो क्या थी उनकी? देखिए, मैं तुलना तो नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे दल कोई भी हो, सारे दलों के नेता उनका सम्मान करते थे, उसी प्रकार से सभी दलों के नेता, मैं भी व्यक्तिगत तौर से प्रणब दा का बहुत आदर और सम्मान करता था। तो यह अजात शत्रु की तरह थे और इनका जाना देश के लिए भारी क्षति है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। मैं भगवान से बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और यह जो क्षति हुई इसकी पूर्ति करने की देश को शक्ति दें और परिजनों को कष्ट सहने की शक्ति दें, समर्थकों को कष्ट सहने की शक्ति दें जी। और मैं बार बार अपना शीश झुका करके उनको नमन करके उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद केशव जी, हमसे जुड़ने के लिए। वाकई पूरा देश नमन करता है। और प्रीति, हमारे साथ दिनेश जी भी जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, क्या कहेंगे? 2020 एक और बड़ी शख्सियत को हमसे दूर लेकर चला गया। प्रणब दा जो बंगाल के नहीं पूरे भारतवर्ष के ऐसे राजनेता थे जिनका सम्मान सभी दल के लोग करते थे, सियासत का पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब में इनको पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। प्रणब दा एक अर्थशास्त्री के रूप में जहाँ जाने जाते थे वहीं अपनी स्पष्टवादिता के लिए भी प्रसिद्ध थे। प्रणब दा अपने विपरीत विचारधारा के लोगों से मिलने में भी कभी संकोच नहीं करते थे। नागपुर में संघ कार्यालय चले गए और जाके मोहन भागवत जी के साथ में एक कार्यक्रम को उन्होंने शेयर किया। तो अपनी स्पष्टवादिता के लिए, अपनी नीति के लिए, अपने विचारों के लिए वो हमेशा पहचाने जाएंगे, जाने जाएंगे। राष्ट्रपति थे तो घंटों माननीय अडवाणी जी को बुला लेते थे और उनसे चर्चा विचार विमर्श किया करते थे। तो एक ऐसे राजनेता थे जिनको विपक्ष भी प्यार करता था और एक ऐसे राजनेता थे जिनको सभी लोग बहुत प्यार करते थे। प्रणब दा का न रहना बाकी राजनीति में नेता का पंचायत है। मैं कहूँगा कुछ चंद लोग हैं जो अटल परंपरा का निर्वहन करने वाले में से थे। उनमें से अगर कोई नाम लिया जाए तो एक नाम प्रणब दा का भी सामने आता है, जो सबके हृदय में व्याप्त थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को सदगति प्रदान करें। धन्यवाद आपका। तो अजय, जो एक बात इन्होंने की, वाकई में जो उन नेताओं की पंक्तियां थी, जो पीढ़ी थी, जो वाकई में एक राजनेता के तौर पर खुद ब खुद जिनके लिए सम्मान आता था, तो उस पंक्ति का एक और बड़ा चेहरा, और जिन्होंने कहा कि स्पष्टवादी थे। तो जब याद है अजय, जब संघ के कार्यक्रम के लिए उनको आमंत्रण किया गया था, उनको आमंत्रित किया गया था, तो बहुत सारे विवाद हुए, लेकिन प्रणब मुखर्जी वहां गए, जबकि उनकी पार्टी की विचारधारा और संघ की विचारधारा अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल दो विपरीत ध्रुव थे। तो प्रणब मुखर्जी ने वहां आकर कहा, मैं यहाँ पर राष्ट्र और राष्ट्रीयता को समझाने आया हूँ, विश्व को ये बताने आया हूँ कि भारत जैसे देश में कैसे अलग अलग मत के, अलग अलग विचारों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो ये भी अजय उनका एक बहुत बड़ा उस वक्त कदम माना गया था कि आप किस तरह से संघ, जो कि बिल्कुल विचारधारा में बिल्कुल विपरीत है कांग्रेस के। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और यही उनकी खासियत थी, जैसा सभी उनको इस तौर पर याद कर रहे हैं कि अक्रॉस पार्टी, हर पार्टी में पंकज जी,
पंकज मलिक साहब जुड़ गए हैं, यूपी के कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में। पंकज मलिक जी, प्रणब मुखर्जी जी का चले जाना हमारे बीच से ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं, देश का बड़ा नुकसान है। आप कैसे उन्हें याद कर रहे हैं? आप किस तौर पर उन्हें जानते थे? देखिए, आदरणीय प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति भी रहे और वो एक ऐसे शख्सियत के मालिक थे, बहुत नरम स्वभाव के और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्तित्व के धनी थे। पूरा देश उनको याद करेगा और ये किसी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं, वो पूरे देश का नुकसान है। उन्होंने देश को एक नई दिशा देने का काम किया था जब भी उन्हें दायित्व दिया गया था। जी जी, बेशक कांग्रेस के तो लगातार कद्दावर नेता रहे ही पंकज जी, कांग्रेस से दूर भी हुए, एक दौर ऐसा आया, मगर फिर भी कांग्रेस में वापसी होती है और लगातार अहम पदों पर रहते हैं और राष्ट्रपति पद तक का सफर करते हैं और भारत के सर्वोच्च नेता के तौर पर सर्वोच्च सम्मान भी वो पाते हैं, भारत रत्न का। तो ये प्रणब मुखर्जी की यही खासियत सबसे बड़ी है कि हर कोई बराबर ही सम्मान करता है, वो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं रह गए थे बतौर बिल्कुल उनका। देखिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि इन सब बातों से, राजनीति से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति उनके व्यक्तित्व का सम्मान करता है, हर राजनीतिक पार्टी उनका सम्मान करती है। बिल्कुल, धन्यवाद पंकज जी आपका जुड़ने के लिए। कांग्रेस के उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश में पंकज जी हमें जो बता रहे थे कि वाकई ये बड़ी बात है, ऐसी हैसियत, ऐसी शख्सियतें सियासी मैदान में, जहां आज आप देखिए तो किस तरह की तीखी तल्ख राजनीति होती चली जा रही है। ऐसे दौर में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत ही वो आज भी सामयिक रहेंगे, उनके विचार और उनका व्यक्तित्व प्रीति, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व जो राजनीति में संवाद तो पैदा करता है, संवाद तो करता है। वो प्रॉब्लम शूटर भी थे कांग्रेस के, ऐसा नहीं था। कांग्रेस के ऐसे नेताओं में थे कि जब कांग्रेस घिरती थी समस्याओं में या कांग्रेसी सरकारें घिरती थी तो, और वो खास करके कोalition के एरा में जब कई पार्टियों को लेकर साथ चलने की पहली बार आदत डाल रही थी कांग्रेस पार्टी, उस दौर में भी डॉक्टर मुखर्जी प्रॉब्लम शूटर बनकर उभरते थे, सभी पार्टियों को जोड़ना, एक साथ लाना। आज की तल्ख राजनीति में डॉक्टर मुखर्जी को याद करना और जरूरी हो जाता है, उनके व्यक्तित्व को समझना और जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, और एक जो हम आइडियलाइज करते हैं, यानी कि अजय हम जैसा एक राजनेता चाहते हैं, क्योंकि देश का नेतृत्व कर रहा है, आप वित्त मंत्री हैं, विदेश मंत्री, आप राष्ट्रपति हैं, आपका हर एक कदम देश को प्रभावित करता है, दिशा देता है तो दिशाहीन भी कर सकता है। लेकिन प्रणब मुखर्जी में सारी खूबी थी, एक पढ़े लिखे बौद्धिक स्तर के ऐसे शख्स थे कि उनका हर एक फैसला प्रभावित करता था और यही वजह थी कि वो हमेशा सर्वमान्य रहे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दुख व्यक्त कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है, अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है, मौजूदा राष्ट्रपति ने, सभी नेताओं का अब जो ट्वीट आ रहा है और संदेश आ रहा है। और प्रॉब्लम शूटर किस किस्म के थे, मुझे याद आता है कि चाहे वो दौर जब निर्भया कांड हुआ था, सरकार घिर गई थी बुरी तरह से, युवा सड़क पर आ गए थे, स्वतः स्फूर्त आंदोलन आ गया था। और केशव प्रसाद मौर्य जी को सुन भी लेते हैं सामने। गहरा दुख हुआ है, कोरोना संक्रमित होने के कारण से वो कई दिनों से हॉस्पिटल में थे, लेकिन आज का जो दुखद समाचार प्राप्त हुआ तो पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, पूरा प्रदेश शोक में डूबा हुआ है। मैं सबसे पहले तो प्रणोदा को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को, उनके समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति दें और उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। प्रणोदा का नेतृत्व देश को विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे देश के विदेश मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में रहा हो, और फिर राष्ट्रपति के रूप में तो उनका जो कार्यकाल रहा है वह पूरा देश कभी भुला नहीं सकता है। मैं व्यक्तिगत तौर से भी प्रणोदा का बहुत आदर और सम्मान करता हूं और उनके जाने से मुझे भी गहरा दुख हुआ है। मैं अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
भगवान से बार बार प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे करके परिजनों समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति दे। यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। साफ तौर पे। और प्रीति, मैं जो बता रहा था उस दौर में याद होगा आपको भी, हम लोग तब पत्रकारिता के दौर में आ रहे थे, पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन वो जब सरकार की समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करें, कैसे इन बच्चों को, युवाओं को जो अपने आप सड़क पर आ गए हैं, कोई नेता जिसका नहीं है, और हजारों बच्चे आकर वो राजपथ पे पहुंच जाते थे और न्याय की गुहार लगा रहे थे निर्भया के लिए। तो उस वक्त में, उस मुश्किल दौर में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, मुझे याद है, सामने आते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं, छात्रों से संवाद करते हैं और उन्हें बताते हैं, अपने वो बताते हैं, सभी छात्रों को भरोसा दिलाते हैं कि नहीं, सरकार न्याय करेगी, सरकार न्याय के लिए कदम उठाएगी और जो भी कमियां हैं कानून के तौर पर या फिर सुरक्षा के लिहाज से महिलाओं के लिए, उसको पूरा करेगी। तो ये वही व्यक्ति थे कि उस दौर में जब पूरी सरकार हिलने लगती थी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी सामने आते थे। बिल्कुल, तो इसीलिए ट्रबल शूटर उनको कहा जाता था, संकट मोचक आप उनको कहा जाता था, और यही वजह है कि आज हर कोई उनको याद कर रहा है। और इस वक्त राम गोविंद चौधरी जी, नेता विपक्ष में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी जी, एक और दुखद खबर आई है, पूर्व राष्ट्रपति अब हमारे बीच नहीं रहे, तो आप किस तरह से ऐसी राजनीतिक शख्सियत के जाने को देखते हैं? हमारे बीच से चले गए, इसकी क्षतिपूर्ति होना बहुत मुश्किल है। मैं भगवान से उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार तथा उनके समर्थकों को इतनी शक्ति दे जिससे गहन दुख को सहन कर सके। जी, धन्यवाद। हेलो। जी जी जी, तो कोई कभी कुछ ऐसे संयोग हुए आपके संग कि कभी मिलने का मौका मिला हो करीब से, या कभी जो भी राजनीतिक जीवन आपने दूर से देखा उससे आप प्रभावित हुए उनके किसी कदम से? तो आए थे लखनऊ, हम लोग वोट दिए, हम लोग तो सबसे हाथ मिलाए, बातचीत हुई। इसके पहले भी एक बार उनके घर हम लोग गए थे राम गोपाल जी के साथ, जब वो वित्त मंत्री थे कांग्रेस में, सरकार में। तो इतना बढ़िया सादा सा नेता और मिलनसार बहुत कम देखने को मिलते हैं। राम गोविंद जी, आप बहुत प्रभावित उनसे थे, जब पहली दफा वित्त मंत्री थे तो जब मिला था राम गोपाल जी के साथ तभी से। जी अच्छा, राम गोविंद जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप विपक्ष के नेता के तौर पर भी यहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश में, और आज की राजनीति जिस तरह की हो गई है, तीखी तल्ख राजनीति, जिस तरह से हमले होते हैं, व्यक्तिगत हमले होते हैं, बिलो द बेल्ट हमले होते हैं, ऐसे में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का जाना कितना बड़ा नुकसान है, उनको कैसे याद किया जाएगा? क्योंकि उन पर तो कोई विपक्षी भी हमला नहीं करता था। राम गोविंद चौधरी जी, उनके व्यक्तित्व से हम क्या सीख सकते हैं? आज की राजनीति क्या सीखना चाहिए उनसे? अब आज की राजनीति तो आप देख ही रहे हैं कि ऐसे लोग जो हम चले गए हैं, ऐसे लोगों की राजनीति आज नहीं रह गई है। राजनीति आज व्यक्तिगत हमले, गाली गलौज की हो गई है, पर्सनालिटी को डैमेज करके अपने को आगे बढ़ने। देखिए, प्रधानमंत्री लिखते हैं राम गोविंद जी कि प्रणब मुखर्जी जी ने राष्ट्रपति भवन को सबके लिए खोला, उन्होंने इसे सीखने का केंद्र बनाया। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री का ट्वीट, दुख कि राष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति भवन को उन्होंने सबके लिए खोला और इसे संस्कृति, विज्ञान और साहित्य का केंद्र बनाया। तो बिल्कुल ये कुछ बातें हैं ऐसी जो अब हर कोई याद कर रहा है। धन्यवाद राम गोविंद चौधरी जी, आपका हमारे साथ जुड़े। तो अब संस्मरणीय है अजय, जिसे हम याद कर सकते हैं और सीख सकते हैं, और अनुपम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, क्योंकि हर नेता यही बात कर रहा है, लेकिन ये कहने के लिए नहीं है कि किसी के जाने के बाद हर कोई उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बोलता हो। हमने भी देखा है अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें या प्रणब मुखर्जी की बात करें, हमें कम से कम अपने जीवन में ऐसे ही नेता याद आते हैं जिनका हर दल ने सम्मान किया, जिनका हर दल ने उनके हर फैसले का स्वागत किया। बिल्कुल प्रीति, देखिए, जब आप किसी जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं और एक लंबे वक्त तक, चाहे आप बतौर सांसद या मंत्री या राष्ट्रपति, इतने महत्वपूर्ण पदों पर आप एक लंबे वक्त तक रहे हो, तो आपका एक जो जुड़ाव होता है वो जनता के साथ हो जाता है। और पश्चिम बंगाल के एक छोटे से जिले
गांव से लेकर के आपने इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेली, अपना एक कद बनाया और कहीं ना कहीं आज पूरे देश में शोक की लहर है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, राजनीतिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि आप देखिए कि चाहे विदेश मंत्री रहे हों, चाहे वित्त मंत्री रहे हों, जो भी जिम्मेदारी उनको मिली और राजनीतिक कौशल के माहिर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर कई ऐसे मौके आए जब कांग्रेस पार्टी को अंदर ही पार्टी के अंदर भी जद्दोजहद करना पड़ा और देश के अंदर जिस तरह की स्थितियां रही, चाहे आर्थिक जो संकट आए, उन सब से निपटने में प्रणब मुखर्जी की भूमिका काफी महन रही। और यही आप देखिए कि 2012 से 2017 का जो पीरियड था जिसमें वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने तमाम देशों से संबंधों को मजबूत करने के कई प्रयास किए। अब जब भी किसी नेता का दूसरे देश के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का दौरा होता था भारत में, तो वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि किसी भी तरह से ऐसा आपसी सामंजस्य बनाया जाए कि भारत को निवेश की दृष्टि में, भारत की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छवि की दृष्टि में एक अच्छा रेस्पॉन्स मिले। और इसकी कोशिशें प्रणब मुखर्जी ने की। यहां तक कि जब वो वित्त मंत्री थे तो आर्थिक जो संकट थे, आर्थिक जो गतिविधियां होती थी, उनको और कैसे तरह महसूस किया जाए। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, मायावती ने, तमाम पार्टीज के अलग अलग लोगों ने, यहां तक कि राहुल गांधी ने, सबने शोक व्यक्त किया है अपने ट्वीट करके, अपने हैंडल्स पे, के एक बहुत बड़े राजनेता को हमने आज खो दिया और ये दुख की घड़ी है और इससे उबरने में न जाने कितना वक्त लगेगा। तो इसी से समझा जा सकता है प्रीति कि आज देश ने प्रणब मुखर्जी जैसे राजनीतिज्ञ को ही नहीं, एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे कौशल के माहिर व्यक्ति को छोड़ा है और खो दिया है, जिसके लिए अब हमें आगे आने वाले वक्तों में कितना वक्त इंतजार करना पड़ेगा, कितने सालों इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी छवि बनाने में आदमी को बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल साफ तौर पे ये बड़ी बात है। एक और वाकया मुझे याद आता है, वो दौर था अन्ना के आंदोलन का, उस रामलीला के मैदान में जब देश भर से लोग उमड़ पड़े थे। प्रीति याद होगा, मैं वहाँ से लगातार उस दौरान रामलीला मैदान में मौजूद रहा, वहाँ से कवरेज करता रहा, दिन रात वहाँ जुटा रहा। वो ऐसा वक्त, ऐसा आंदोलन इस हमारे आसपास की पीढ़ियों ने नहीं देखा है। बहुत दशकों बाद लोगों ने कहा कि जेपी मूवमेंट के बाद इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था और सत्ता में थी कांग्रेस की कोalition की सरकार, और उस वक्त भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि सरकार की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कैसे इससे निपटें, कैसे इससे बाहर निकलें। अन्ना ने साफ कह दिया था कि अब लाओ, लोकपाल को पास कराओ, जनता को उसका अधिकार दो, उसकी ताकत दो, वरना गद्दी छोड़ दो। और ऐसा लग रहा था वहां से कि पूरा देश अन्ना के साथ खड़ा हो गया था। और तब जब सरकार की गद्दी हिलती नजर आ रही थी, तो उसमें भी सबसे बड़े प्रॉब्लम शूटर, सबसे बड़े सरकार को बचाने के तौर पर कोई चेहरा सामने आया, तो वो थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। बिल्कुल, और ऐसी शख्सियत थी जी बिल्कुल। और ये बहुत सारी उपलब्धियां हैं अजय, शायद हम समेट ना पाए, लेकिन जो कुछ हमें याद आ रहे हैं। भारत रत्न तो उनको दिया ही गया पिछले साल, और जो आपने भी जिक्र किया वो भी तब जबकि उनकी पार्टी की नहीं बल्कि दूसरी पार्टी की सरकार थी, लेकिन उनकी उपलब्धियां ही ऐसी है। इसके अलावा अगर हम 2000 मेजॉरिटी वाली सरकार, ऐसे नहीं कि कमजोर सरकार थी, कोई मजबूरी थी सरकार की, कोई नहीं, कुछ बैलेंस करना है सरकार, वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार। बिल्कुल, लेकिन जब वित्त मंत्री रहे तब भी उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बिल्कुल, और ये तस्वीर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के आवास के बाहर की आप देख रहे हैं। ये खामोशी इस वक्त की ये बता रहा है, जैसे ये घर भी उदास नजर आ रहा है। प्रीति, गौर से देखिए तो एक उदासी सी झलक रही है इस घर पे, कि इस घर में रहने वाला वो शख्स जिसे पूरी दुनिया मानती थी, जानती थी, सम्मान करती थी, जिसने भारत का मान बढ़ाया, भारत की राजनीति को आगे ले गया, जो भारत को आगे ले जाने में जीवन भर जिसने भूमिका निभाई। करीब 50 साल, 69 में, 69 में पहली बार वो राज्यसभा के सदस्य बने थे, तब से लेकर और राष्ट्रपति रहते तक 2017 तक तकरीबन 50 साल, 5 दशक का तकरीबन सफर देश के लिए समर्पित वो शख्स चला। बिल्कुल, अब सोचिए अजय, अगर किसी को आप विश्व का सबसे अच्छा वित्त मंत्री मानते हैं और बाकायदा उसके लिए उनको सम्मानित किया जाता है, तो दुनिया में कितने राजनेता हैं, किस तरह की राजनीति है, विचारधारा है, लेकिन आप वहां अपनी जगह बनाते हैं। तो इससे आप समझिए 1984 में विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में इनको सम्मान मिला था, और वहीं 1997 की बात करें तो विश्व के सबसे बेहतरीन सांसद के रूप में सम्मान मिला था। तो भारत रत्न तो खैर देश का सर्वोच्च सम्मान मिला ही, लेकिन देश के अलावा विदेश में अन्य देशों ने भी प्रणब मुखर्जी को, उनके ज्ञान को, उनके विचारों को, उनके बौद्धिक स्तर को नमन किया था और माना था। यही वजह है कि विश्व स्तर पर भी कई सारे सम्मान प्रणब मुखर्जी को
मिले हैं। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दुख जताया है। कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी का निधन अपूरणीय क्षति है राष्ट्र के लिए। ये सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता, स्पष्टवादिता की प्रतिमूर्ति थे। परिजनों के प्रति मेरी संवेदना। योगी आदित्यनाथ लिखते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। तो योगी आदित्यनाथ का ट्वीट पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के निधन पर कोविड से पॉजिटिव थे डॉक्टर मुखर्जी और इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है बहुत ज़्यादा कोविड होने की वजह से। और योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम ने ट्वीट करके दुख जताया है। बिल्कुल, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जिनसे वो लगातार जूझ रहे थे, कोमा में थे और सर्जरी जो ब्रेन सर्जरी थी उसके बाद से अजय संभल नहीं पाई स्थिति। और कोरोना काल में तो कोई थोड़ी बीमारी भी हो उसको भी इतना भयानक ये कोरोना बनाता है। और ये कोरोना एक और अजीम शख्सियत को हमसे दूर लेकर चला गया। और यही वजह कि हर कोई यही कह रहा है कि अपूरणीय क्षति देश के लिए हुई, यानी कि इसकी आपूर्ति, इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। और अजय अब शायद ही बहुत ही कम कोई राजनेता ऐसे नज़र आते हैं जिसको लेकर आप किसी से बात कीजिए तो वो मानेगा उनकी बात, वो उनका सम्मान करेगा। तो एक जो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक युग का अंत है, वाकई में अजय एक ऐसी पीढ़ी का धीरे धीरे यहाँ पर हम कहें कि पीढ़ी अब हमसे दूर होती जा रही है जिसने नए आयाम देश की राजनीति में गढ़े थे। बिल्कुल। और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी इस महीने में एक तो जो सभी पार्टियों में अक्रॉस पार्टी जो उनकी सर्व स्वीकार्यता थी इसके तौर पर तो जाने ही जाते हैं, इस तौर पर भी जाने जाते हैं। और उस पीढ़ी का भी कहिए तो अंत है जो अपनी स्वतंत्र विचारधारा रखता था, पार्टी के होते हुए भी, पार्टी की नीति को मानते हुए भी, लेकिन सिर्फ पार्टी के गुलाम होकर कह लीजिए कि आला कमान के हुक्म के पर ही चलने वालों में से नहीं थे। और इसीलिए कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस से दूर भी गए, कांग्रेस पार्टी भी छोड़ी। राजीव गांधी के वक्त में आप याद कीजिए 1986 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और उस वक्त में प्राइम मिनिस्टर थे और डंप कर दिए गए थे। फिर से जब वापसी हुई नरसिम्हा राव सरकार की, नरसिम्हा राव वापस आए, वो अध्यक्ष बने, तब वापसी हुई थी पार्टी में और इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज उनको लगातार वो देते रहे, बहुत ही अहम काम सौंपते रहे। तो ऐसे भी व्यक्ति थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जो वही करते थे जो उनको सही लगता था, बिल्कुल जो सच लगता था। और 18 में तो अजय सबको चौंका दिया था जब जो अभी हम जिक्र भी करे नागपुर में संघ कार्यालय से जब उनको बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया तो वहां भी पहुंचे। जब पहली बार मैं पार्लियामेंट में 99 में आया था तो वो विपक्ष में थे। बहुत सी सलाह उनकी हम लोगों को मिली और बहुत पितातुल्य व्यक्ति थे और बहुत स्नेह करते थे, उनको भुलाया नहीं जा सकता। प्रणबदा जैसे लोग विरले ही राजनीति में आते हैं, बड़े दिल के इंसान थे और अपनी बात पर मजबूती से खड़े रहते थे। वो भारत रत्न थे और पूर्वांचल में, पूरे पूर्वी भारत में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत दुख है। शहनवाज हुसैन दुख व्यक्त करते हुए और ये अपने आप में ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे काम और ऐसे शख्सियत के तौर पर खुद को गढ़ना जिसके लिए वाकई हर कोई एक जैसा ही भाव रखता हो राजनीति की दुनिया में, ये वाकई अनोखी बात है। ऐसे विरले हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम उस तौर पर देश जानता है और ऐसे ही कांग्रेस से ऐसे नेता के तौर पर चाहे वो नरसिम्हा राव रहे हों, उनकी भी सब स्वीकार्यता थी। उसी लीग लेगेसी के ये भी रहे हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी और इसलिए दोनों की बड़ी अच्छी बनी भी जब उनकी नरसिम्हा राव की सरकार थी। बिल्कुल। और अजय जो क्योंकि अभी हम बात करें तो किस तरह से निजी हमले होते हैं, व्यक्तिगत हमले होते हैं, वो हम सब देखते हैं। लेकिन यहाँ होता था कि अगर आडवाणी से मिलने के लिए बार बार बुलाया करते थे क्योंकि इनको पता होता था कि भले ही दूसरे दल का नेता है लेकिन इसके विचार, इसकी राय देश के काम आ सकती। तो उस वक्त दलगत नहीं बल्कि देश के हित को सर्वोपरि रखकर बात की जाती थी। अनुपम भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, अजय ने भी जैसे जिक्र किया अपनी विचारधारा पे चलते थे, उनको जरूरत नहीं थी लेकिन वो इतने विद्वान थे, उनकी शख्सियत ऐसी थी कि पार्टी को जरूरत थी। जो भी राजीव गांधी से नाराजगी थी अपना उन्होंने अलग पार्टी बनाई, फिर मिल गए और वही जब संघ के कार्यक्रम से निमंत्रण आया बहुत सारी उसको लेकर आलोचना हुई, बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन फिर भी वो वहां गए और उस मंच से भी ऐसा मैसेज दिया कि देखिए मैं यही तो बताना चाहता हूं कि विविधता भले ही हमारे देश में है लेकिन यही विविधता हमारी खूबसूरती। अनुपम
बिल्कुल, देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रणब मुखर्जी के पूरे व्यक्तित्व को आपको एक शब्द में समझाना है तो स्पष्ट थे, मैं अगर बात कहूं, क्योंकि उन्होंने जो ठाना था या जो सोचते थे, जो विचारधारा और जो आइडियोलॉजी पर चलते थे, उस पर अडिग रहते थे। राजनेताओं के बारे में ये कहा जाता है अक्सर, आप देखिए कि वो अपने मंतव्यों को या अपने उद्देश्यों को साधने के लिए साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए सारे हथकंडे को अपना करके कदम उठाते हैं। लेकिन प्रणब मुखर्जी के साथ सबसे बड़ी अच्छी चीज ये कि प्रणब मुखर्जी का जो व्यक्तित्व था वो सबको सोचते थे, सबके बारे में। और आप देखिए कि इसीलिए कारण है कि चाहे बीजेपी में जो कद्दावर नेता रहे हों और या कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे हों और या फिर अलग अलग दलों के कद्दावर नेता रहे हों, उनमें कहीं ना कहीं प्रणब मुखर्जी के बारे में चर्चा होती रहती थी। और आपको बताएं कि जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे और जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आए थे तो मैंने देखा था उस तस्वीरों को कि उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं से, अलग अलग दलों के नेताओं से जब वो मुलाकात कर रहे थे तो एक बहुत ही मतलब कि एक सहज ही लहजा कहा जाए जिसको कि आपको ऐसा लगता है कि आपने पहले से परिचित हैं या आप मुलाकात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं से, जबकि उनकी मुलाकात पहली मुलाकात थी। तो ये होता है कि आप किसी से भी मुलाकात कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक प्रभाव छोड़ करके जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम उस वक्त के नेता या विधायक रहे हों या और भी पार्टी के सीनियर लीडर रहे हो, वो उस पल को याद कर रहे होंगे आज प्रणब मुखर्जी के नहीं रहने पर कि प्रणब मुखर्जी उस वक्त लखनऊ आए थे, उन्होंने मुलाकात की थी लोगों से। और सबसे बड़ी बात की है कि आपको बताएं कि 2012 से 2017 का जो पीरियड था जब प्रणब मुखर्जी विदेश दौरे पर जाते थे, जो पत्रकार या बाकी जो उनके साथ के लोग जाते थे, अक्सर जब भी कभी हमारे साथी पत्रकारों से हमारी बातचीत होती थी, अलग अलग जगहों पे बातचीत होती थी, तो ये बताया जाता था कि एक हंसमुख मिजाज, मतलब कई कई चीजों को, क्योंकि जब उनके पास जो जिम्मेदारियां चाहे वित्त की रही हो, चाहे विदेश मंत्री की रही हो, जो जो चीजें उनके दिमाग पर थी, अपने अनुभवों को वो साझा करते थे, बताते थे कि मैंने ये चीजें देखी हैं, मैंने वो वक्त देखा है। और उन चीजों को कहीं ना कहीं देश को विश्व के पटल पर, विश्व के जब आप दौरे पर जा रहे हैं कहीं किसी दूसरे देश के दौरे पर, तब उन चीजों को शेयर करके बताने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप भारत का मान बढ़ा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है जो आप विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व के पटल पर इसका इतिहास बड़ा पुराना रहा है। जब नरसिम्हा राव सरकार में उनको फॉरेन अफेयर्स का भी डिपार्टमेंट दिया गया था, और उस दौर से लेकर और उसके पहले भी और बाद में भी परमानेंट इंटरनेशनल कई ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय कई संगठन में लगातार बने रहे, चाहे वो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, इन सब में परमानेंट मेंबर के तौर पर थे, लगातार रहे वो। तो विश्व नेता के तौर पर भी एक छवि रही थी डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की। देश की सेवा तो करते ही रहे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, विश्व की भी सेवा करते रहे, बड़े बड़े संगठनों में लगातार बने रहे वो, और उनको लगातार बनाया रखे गया दुनिया के स्तर पर। ये भी बड़ी उपलब्धि थी उनकी। बिल्कुल, और हमारा पड़ोसी देश है अजय बांग्लादेश, तो वहाँ का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है उससे बाकायदा प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया गया। और जो हम बता रहे थे कि विश्व के सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के तौर पर भी उनको सम्मानित किया गया। तो ये कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो एक कह रहे हैं एक बात आपने यहाँ पर इसको एक बार रोक करके मैं एक बात कहूं कि लिखने पढ़ने की इतनी जबरदस्त आदत, ये कहा जाए कि मतलब एक जैसे कहा जाता है कि लिखना पढ़ना मतलब पूरी तरह से समाया हुआ था। और आप देखिए कि कभी भी चाहे संसद के अंदर आपने अगर उनकी स्पीच सुनी हो तो मैं देखता था कि जब कभी टीवी पर इस तरह के दृश्य सामने आते थे या उनकी स्पीच होती थी, बाकायदा वो हाईलाइट करके वो सारे पॉइंट्स को जो भी अपनी स्टडी करके आते थे या तैयारी करते थे, या फिर वो किताबों को लिखना पढ़ना, ये सारी चीजें इनका एक जुड़ाव अलग था जो ये कहा जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग उनको करीब से जानते हैं, समझते हैं, वो लोग मानते हैं कि प्रणब मुखर्जी अध्ययन करने में बहुत भरोसा रखते थे और खूब पढ़ते थे। मतलब कि जितना वो मानते थे कि जितना ज्यादा चीजों को मैं जान पाऊं और नए नए इश्यूज या फिर और समाचारों के साथ साथ लोगों के बारे में जानना, ये सारी उनकी एक तरह से कहा जाए कि आज सारे लोग इन चीजों को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जो किसी ना किसी रूप में प्रणब मुखर्जी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। आपको एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, दुखद खबर, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी नहीं रहे हमारे बीच। पूर्व राष्ट्रपति पीएम मोदी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया है। बहुत ही करीबी रिश्ता था डॉक्टर मुखर्जी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का। वो पहले से राष्ट्रपति थे, जब प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी दिल्ली में आए, लेकिन दोनों का साथ बेहद घनिष्ठ रहा, बेहद अच्छा रहा। कभी कोई एक भी विवाद सामने नहीं आया कि राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में किसी भी तरह की अनबन हुई हो, जैसा कई बार हो जाता है, क्योंकि वो पहले से विपक्षी दलों के द्वारा चुने गए राष्ट्रपति थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद कृष्णम जी। डॉक्टर मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे,
आप कैसे याद करते हैं? आपका परिचय किस तरह से उन्हें था? देखिए, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी एक कुशल राजनेता थे, एक जबरदस्त प्रशासक थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, विद्वान थे। इसके साथ साथ जो वो एक बहुत बड़े दिल के स्वामी थे और राजनीतिक दलों की जो सीमाएं होती हैं, जो दलगत राजनीति होती है, वो उसमें कभी प्रणब मुखर्जी कैद नहीं रहे। मुझे याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रणब मुखर्जी वाज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गंगा आंदोलन चल रहा था। गंगा आंदोलन का मैं राष्ट्रीय संयोजक था। प्राइम मिनिस्टर के घर मीटिंग बुलाई गई और प्रधानमंत्री जी से हमने ये निवेदन किया कि गंगा के उत्तराखंड में जो गंगा जहाँ से निकलती है गौमुख से, वहाँ से जब जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इनमें गंगा कैद हो जाती है और ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है बंद हो जाना चाहिए। तो सब लोगों ने कहा, सारे मिनिस्टर वो मौजूद थे, उन्होंने कहा साहब कई सौ करोड़ रुपया वो खर्च हो चुका है, वो प्रोजेक्ट बंद नहीं हो सकता है। तो मैंने प्रणब मुखर्जी जी से कहा कि हम लोग संत महात्मा लोग आए हैं, साधु आपके दर पे आया है और गंगा पवित्र चाहता है, गंगा के लिए हमें दे दो। तो प्रणब मुखर्जी जी ने कहा कि ठीक है, हम इस खर्चे की भरपाई कहीं से भी कर सकते हैं, पावर प्रोजेक्ट और बन सकते हैं, लेकिन गंगा अगर सूख गई तो दोबारा नहीं लाई जा सकती है। और वो प्रोजेक्ट प्रणब मुखर्जी ने संतों के कहने से बंद कर दिया था। ये एक अविस्मरणीय मेरे जीवन का एक ऐसा प्रसंग है और हम डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को बहुत ही हृदय की गहराइयों से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। मैं तो कहूँगा प्रणब मुखर्जी का जाना राजनीति के एक युग का अंत है। बिल्कुल। प्रमोद कृष्णम जी, एक स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आज कांग्रेस जिस स्थिति में खड़ी है, आज अगर प्रणब दा एक्टिव पॉलिटिक्स में होते कांग्रेस के नेता के तौर पर, आपको क्या लगता है वो कांग्रेस को किस दिशा में ले जाते? उनका फैसला क्या होता? देखिए, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी देश के प्रधानमंत्री, एक दौर आया था जब देश के प्रधानमंत्री बनने की बात उनकी चली थी और वो चाहते भी थे कि देश का नेतृत्व करूं, लेकिन हमेशा वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों के तहत काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर की जगह उनको राष्ट्रपति बनाया जाए, तो वो राष्ट्रपति बन गए। लेकिन एक उनकी कमी खली कांग्रेस को, और मैं समझता हूं कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का जितना बड़ा अनुभव था, उसका जो सदुपयोग होना चाहिए था पार्टी के लिए और देश के लिए, वो राष्ट्रपति पद से हटने के बाद हो नहीं पाया जी। ये हमें कसक रहेगी। तो प्रमोद कृष्णम जी, क्या इस तौर पर भी याद करेंगे, क्योंकि हमने जो उनके जीवन को देखा है, स्पष्टवादी थे। अगर उनको कोई बात सही लग रही है तो फिर वो किसी भी पार्टी से आते हैं या कोई भी उन पर दबाव हो, वो उसको नहीं मानते थे। चाहे बीच में क्योंकि राजीव गांधी के साथ बहुत अच्छी नहीं बनी तो उस वक्त भी अलग हो गए, फिर जब संघ से बुलावा आया कार्यक्रम में नागपुर से तो वो वहां भी चले गए। तो ये एक स्पष्टवादी भी थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का आरएसएस के मुख्यालय जाना ये सबने देखा, लेकिन और सबने उस पर चर्चा की, लेकिन वो कितने बड़े दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे, वो महान गांधीवादी थे कि आरएसएस के मुख्यालय में जाकर जो उनका उद्बोधन हुआ, उन्होंने गांधी की बात की, गांधी की विचारधारा की बात की। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक स्वर उठा था उस समय कि कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता को आरएसएस के दफ्तर नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने सब बातों को दरकिनार करते हुए वो वहां गए, लेकिन वहां जाकर के भी उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए संघ का योगदान की बात की और बड़ी बेबाकी से की, सरलता से की। ये प्रणब मुखर्जी के जो व्यक्तित्व की झलक है। जी, धन्यवाद। एक बहुत अच्छा देशभक्त सपूत खो दिया है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे और उनके जो बेटा और बेटी है उनको ये साहस दे इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त करने का। गुलाम नबी आज़ाद दुख व्यक्त करते हुए और आज़ाद प्रमोद कृष्णम
भी इससे पहले अपने याद कर रहे थे कि किस तरीके से डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, और यही खास बात उनकी जो है कि अगर संत उनके पास पहुंचे गंगा को बचाने के लिए तो उन्होंने पावर प्रोजेक्ट को ठप कर दिया, स्क्रैप कर दिया। ये इस तरह का फैसला लेना डॉक्टर मुखर्जी के व्यक्तित्व को बताता है। बिल्कुल। अब जबकि हम लोग राजस्व को देखते हैं कि इस परियोजना में कितने करोड़ का लागत लगी है, अगर बंद हो गई तो कितने करोड़ का नुकसान होगा, वो इन सबसे ऊपर सोचते थे अजय। और वही जो अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि गंगा को अगर बचाना है तो हम कहीं और से भरपाई कर लेंगे, अभी महत्वपूर्ण क्या है। तो इसलिए उन्होंने तुरंत फैसला लिया। और अजय जो ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, बिल्कुल बतौर राष्ट्रपति, हाँ, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन की तस्वीरें हैं जहां टहल रहे हैं। और जब राष्ट्रपति भी रहे अजय तो उस वक्त बहुत सारी दया याचिका इनके पास थी। तो जो दया याचिका खारिज की थी उनमें से कसाब की दया याचिका भी थी जिसे प्रणब मुखर्जी ने खारिज किया था। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जुड़ गए हमारे साथ। प्रीति, हरीश रावत जी, आपका तो कई मौकों पर साथ रहा होगा डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के साथ। आप केंद्र में बड़े दौर तक राजनीति करते थे, कैसे याद कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान है? ये अपूरणीय क्षति है। वो एक बहुत विशाल मानव थे, प्रकांड विद्वान थे और परम राष्ट्रभक्त थे और संकट मोचक भी थे। आज देश को उनकी प्रबल आवश्यकता थी। जिस समय देश चारों तरफ संकट से घिरा हुआ हो, चुनौतियां हों, ऐसे में प्रणब मुखर्जी साहब का जाना बहुत खल गया, बहुत दुखद है। और हम प्रार्थना कर रहे थे, करोड़ों भारतवासी प्रार्थना कर रहे थे कि वो स्वस्थ हों, मगर नियति को कुछ और मंजूर था। हमने तो जो है भगवान केदारनाथ के शरण में भी उनके लिए प्रार्थना की और मगर संभव नहीं हो सका। शायद नियति को यही मंजूर था। और मैं सारे शोक संतप्त लोगों की भावनाओं के साथ उनके निकटस्थ कुटुंबीजनों तक अपनी संवेदनाएं प्रेषित करता हूं। उनके पुत्र मेरे दोस्त हैं, मैं उन तक अपनी संवेदनाएं प्रेषित करता हूं। हरीश जी, आपकी व्यक्तिगत उनसे रिश्ता, नाता, मुलाकातें, अनुभव जो आप शेयर करना चाहें इस मौके पर? देखिए, जब मैं शुरू में 80 में पार्लियामेंट में गया था तो बीच में हम कुछ बातें करते थे, सवाल जैसे कोई वक्ता मंत्री बोल रहा है तो उनको टोक करके अपनी बात उत्तर मांगते थे। तो प्रणब मुखर्जी साहब मुझसे कहते थे कि आप एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन बनने की तरफ जा रहे हैं और ये तरीका जो है बहुत ठीक है। स्मॉलर इंटरजेक्शन होनी चाहिए बीच में, और इंटरप्शन शाउटिंग नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए। तो उन्होंने शुरू के दिनों में वो हम जैसे यंगस्टर के लिए मार्गदर्शक भी थे, और बाद के दिनों में वो हमसे कहते थे कि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, लाइब्रेरी में जाओ। और मुझसे कभी कभी जब मिल जाते थे कहते थे, हरीश कितने घंटे बैठते हो लाइब्रेरी में? तो मैं हर बार घंटे बढ़ा देता था। बोलते थे सचमुच बैठते हो या मुझको देख करके घंटे बढ़ाते हो? तो बहुत लोग करते थे। देखिए, वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति भी थे और धर्मवीर व्यक्ति भी थे। भगवान केदारनाथ में उनकी अगाध आस्था थी। मुझसे बोले कि मैं सब ज्योतिर्लिंगों में हो आया हूँ, केदारनाथ नहीं जा पाया हूँ, और अनुतोगत्वा केदारनाथ के दर्शनों के लिए आए। और जी और उनसे विशेष प्यार था उनको। हरीश रावत जी, जो जिक्र आपने किया, एक ऐसी पीढ़ी थी राजनेताओं की, हमने नेहरू के काल का तो सुना ही है जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की थी, या अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो कांग्रेस के नेता भी उनका सम्मान करते थे। प्रणब मुखर्जी की बात करें तो वो भी सब दल में मान्य हैं। तो एक जो अभिभावक की भूमिका में बड़े लीडर रहते थे, वो किस पार्टी का है नेता जो आगे बढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं था। तो आपको लग रहा है कि जो एक परंपरा है वो अब शायद आगे नहीं बढ़ने वाली और एक युग का वाकई में अंत हो गया आज? इस परंपरा का अंत नहीं होना चाहिए था। बड़ा मुश्किल ये है कि हमारे समय में हम लोग कभी बहुत कटु टिप्पणी भी करते थे, तो बड़े नेता जो है उस टिप्पणी के लिए हमको शाबाशी देते थे, प्रोत्साहित करते थे। मैं इस तरीके की
कटु टिप्पणी एक बार अटल जी के लिए और एक बार बाबू जगजीवन राम जी के लिए पार्लियामेंट कर चुका था। जगजीवन राम जी के लिए तो मुझको इंदिरा जी ने स्वयं डांटा था और मैंने जाकर के बाबू जी से क्षमा मांगी थी। उन्होंने कहा क्षमा मांगने की कोई बात ही नहीं, आपने कोई ऐसी चीज कही नहीं, आपने बड़े पार्लियामेंट्री तरीके से और बड़े मीठे शब्दों में कहा। तो ये इतने महान लोग थे। और अटल जी ने तो साबा लगे रहो अपने तरीके से प्रोत्साहित करते थे जब हम उनकी आलोचना करते थे। तो लेकिन आज वो चीजें दिख नहीं रही हैं। आज व्यक्तिगत कटुता ही दिखाई देती है। उस समय के बड़े लोग जब कोई कटु होता था, कोई तीक्ष्ण प्रहार करता था, यदि वो अग्रसर है तो उसको प्रोत्साहित करते थे, उसकी पीठ ठोकते थे, ताकि वो आने वाले दिनों में एक सोबर पार्लियामेंटेरियन के तौर पर डेवलप हो सके। लेकिन आज वो बातें नहीं रह गई। आज तो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग ऐसी टिप्पणियां कर दे रहे हैं यही मैं हरीश जी तब से महसूस कर रहा हूं और सवाल यही मैं तब से कर रहा हूं। हम लोग समझने की कोशिश की वो इस तल्ख राजनीति के दौर में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का चले जाना एक बड़ा शून्य उभरता है कि क्या वाकई राजनीति में भी संवाद की गुंजाइश बनी रहे, राजनीति में भी मुद्दों से, नीतियों से परे संबंध बने रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर देश निर्माण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये सीख जीवन भर देते रहे डॉक्टर मुखर्जी। क्या हम उनसे ये सीखेंगे? आज हमारे बीच वो नहीं रहे। बिल्कुल, हालांकि ऐसा कम ही लगता है जी, जिस तरह से जो हमलों का स्तर है और ज़्यादा गिरता जा रहा है। लेकिन यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए हम सभी की विचारधाराओं का सम्मान करें और हमले भी अगर करने हैं राजनीतिक तौर पर वो व्यक्तिगत ना हो। तो इसी दुखद खबर को हम आपको लगातार बता रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा।